महाराष्ट्र का नागपुर, जहां औरंगजेब पर आगजनी, पथराव और हिंसा हो गई। तनाव ऐसे फैला कि उपद्रवियों ने पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा। नागपुर में हिंसा पूरी तरह सुनियोजित थी। यह बात महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी हिंसा को सोची समझी साजिश करार दिया है। नागपुर हिंसा की आग एमपी तक पहुंच गई। औरंगजेब को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, औरंगजेब से पहचान मत बनाओ, बाद में बहुत पछताओगे। उधर कांग्रेस का आरोप है कि नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, शांति बनाए रखें। उधर एमपी में बीजेपी विधायक कब्रों को हटाने की मांग भी कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस का आरोप है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आखिर कैसे औरंगजेब के बहाने सियासत चमकाई जा रही है? कब्र पर बढ़ा विवाद, नागपुर में दंगा फसाद। ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या, इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। दंगाइयों की टोली आई, पेट्रोल बम से आग लगाई। औरंगजेब से नाम जोड़ोगे, बाद में पछताओगे। औरंगजेब की से अपनी पहचान बना रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा। मैं नागपुर के लोगों से पहले कहूंगा कि वहाँ शांति बनाएं और ये राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारें नफरत फैलाना चाह रही हैं, ये संयम बरते। इसमें उनका नुकसान नहीं होता, जनता का नुकसान होता है। औरंगजेब पर क्रोध, हिंसा, बयान प्रतिशोध। कई कब्रें मिट गई, स्वयं आपको अरब में, मक्का मदीना में कब्रें नहीं मिलेगी तो यहाँ कब्रें क्यों हो? तो ये सब हटाई जानी चाहिए, कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। मुसलमान कब्रों के लिए वक्फ के माध्यम से जमीनें दान करता है, वक्फ की जमीन हथियाने के लिए साजिशें नहीं करता। सोमवार को नागपुर में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, औरंगजेब की कब्र हटाने का अल्टीमेटम दिया। उधर शाम से रात होते होते आगजनी, पथराव और हिंसा हो गई। हिंसा में नागपुर में तनाव फैल गया। महाराष्ट्र से उठी हिंसा की आग अब एमपी तक पहुंच गई। औरंगजेब को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। आखिर क्यों इतिहास की आड़ में माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है? जो जैसा है उसे वैसा रखने में क्या दिक्कत? क्यों इतिहास से छेड़छाड़? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। क्या वास्तव में नागपुर की हिंसा सोची समझी साजिश है या फिर सियासत चमकाने के लिए एक नया मोड़ दिया जा रहा है? क्योंकि यह उस घटना का रिएक्शन है जिस पर बजरंग दल ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आखिर इतिहास की आड़ में क्यों नफरत के बीज बोए जा रहे हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, नागपुर में हिंसा क्या वाकई सोची समझी साजिश के तहत हुई है? दूसरा सवाल है, पत्थर, हथियार आखिर कहां से आए? क्या पहले से तैयारी कर ली गई थी इस तरह के हमले की? तीसरा सवाल, कौन था डायरेक्टर जिसने आग लगाई? या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे था कौन? ये महत्वपूर्ण सवाल है, हमारी चर्चा का हिस्सा जरूर रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। शेख रुस्तम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। संतोष शर्मा जी, नेता वीएचपी, आपका स्वागत। संतोष सिंह गौतम जी, प्रवक्ता कांग्रेस। वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का स्वागत। और सूर्या मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। तो थोड़ा सा जरूर हम पीछे जाएंगे। एक मूवी आई और उस मूवी में दिखाया गया औरंगजेब की क्रूरता को, जो जिक्र आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी किया कि वो एक बड़ी वजह इसके पीछे है। लेकिन नागपुर में बवाल हुआ, इससे पहले बहुत सारे नेताओं ने तमाम तरह के बयान दिए। धीरे धीरे अगर हम कहें वो आग का गोला बनते हुए, या कहें कि विस्फोट हो गया, और विस्फोट इस रूप में हुआ कि अब दंगा हो गया नागपुर में। जहां कहा जाता है कि कभी दंगा नहीं हुआ, इसके पीछे भी हालांकि साजिश बताई जा रही है, लेकिन वहां की आग एमपी तक पहुंची है। एमपी से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेख रुस्तम साहब, सवाल एक जो उठा है उस पर मैं जरूर जाना चाहूंगा। सवाल उठा है बीजेपी विधायक के जरिए, जी हां,
चिंतामणि मालवीय जी कहते हैं कि मुस्लिमों में पक्की कब्र बनाने का की गुंजाइश ही नहीं, या कहीं कि उनके यहां ऐसा नियम ही नहीं है। थोड़ा सा ये बता दीजिए, चूंकि चिंतामणि मालवीय जी प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर जरूर स्टडी की होगी। थोड़ा आप जरूर बताएं कि है क्या व्यवस्था, पक्की कब्र या कच्ची कब्र? देखिए जी। प्रशांत जी। आपने जो सवाल किया है उसके लिए मुझे उसके जवाब के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी। दरअसल देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में और अरब मुल्कों में कब्रों में ज्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ ये है कि अरब मुल्कों में कब्र को जमीन की सतह से समतल रखा जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में पहचान के तौर पर, प्रतीक के तौर पर उस कब्र पर कुछ मिट्टी एकत्रित कर दी जाती है ताकि किसी स्वर्गवासी व्यक्ति की पहचान उससे संबंधित की जा सके। और दूसरी बात, पक्की कब्र का अगर संबंध है तो पक्की कब्रों में भी दो तरह के आप कब्रें देखेंगे। एक कब्रें वो होती है जिन्हें मजार या मकबरे का रूप दिया जाता है, और मकबरे का रूप सिर्फ इसलिए दिया जाता है, और ये भी सिर्फ मध्यकाल या फिर सल्तनत काल में भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखेंगे मकबरों की परंपरा है। तो वो वास्तुशिल्प के हिसाब से बनाई जाती है, जो वास्तुशिल्प कभी बेजोड़ नमूना होती है। और कच्ची कब्र का मतलब ये होता है कि उस जहां पर स्वर्गवासी व्यक्ति को दफन किया गया है, सुपुर्दे खाक किया गया है, एक सवाल शेख रुस्तम साहब ये इसलिए भी उठा कि भाई अगर गुंबद नहीं बनाई जा सके, जमीन पर कब्रें बनाते चले गए, भाई जमीन तो लिमिटेड है, लेकिन लोगों की मृत्यु तो हो ही रही, बढ़ती जा रही है, वो जमीन आएगी कहां से? एक वक्त ऐसा आएगा कि जमीन सैचुरेटेड हो जाएगी, जगह बचेगी नहीं, फिर क्या व्यवस्था होगी? कम शब्दों में साहब शेख रुस्तम जी। देखिए प्रशांत जी, इस्लामिक संस्कृति में 5000 साल से भी पहले शवों को दफनाने की परंपरा रही है, और भारतीय उपमहाद्वीप में भी जब से इस्लाम आया है तब से यह परंपरा रही है। तो आज तक तो जमीनों की कमी कभी हुई नहीं है, तो आगे कैसे हो सकती है ये बताइए। और अगर आपके सवाल का मैं हूबहू ग्रहण करूं और उसका जवाब दूं कि यदि कभी जमीन कम भी हो जाए तब ये भी हो सकता है कि 100 साल बाद, 200 साल बाद उसी कब्रिस्तान को इस्तेमाल में लिया जा सकता है। ठीक है, आपने चलिए कहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, आगे जाऊंगा। एक सूर्य मित्तल जी, जल्दी आप इस पर छोटा रिएक्शन लेकिन आपका। धन्यवाद। पहले तो आपको पूरे प्रदेश को, देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और कुरान के अंदर एक आयत है, आयत नंबर 35 सूरा 22, जिसमें लिखा है कि जीवित और मृत्यु समान नहीं हो सकते, निसंदेह अल्लाह सुनता है जिसको यह चाहता है। इसलिए ए पाक ईमान वालों, सुनने वालों, तुम कभी भी पक्की कब्र मत बनाना। ये जो है ना, ये कुरान में ही है। और मुझे बड़ी हंसी आई सुनकर, ये हमारे जो मित्र है जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पर कि रेगिस्तान है वहां पर, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो व्यवस्था ही अलग है। तो भैया मेरी बात सुनो, पहले तो इतना बताओ मुझे कि आप अल्लाह के इस्लाम को मानते हो या मुल्ला के इस्लाम को मानते हो? आप फतवों को मानते हो या कुरान को मानते हो? कुरान में तो साफ लिखा है कि पक्की कब्र की कभी आवश्यकता ही नहीं है, हमेशा कच्ची कब्र बनाई जाती है, ताकि वो जो व्यक्ति जिसका आपने वहां पर अंतिम संस्कार किया है वो सुपुर्दे खाक हो जाए। शब्द है ना सुपुर्दे खाक, खाक में मिल जाए। कोई कब्जा करने के लिए कभी भी नहीं बताया गया था आपके कुरान के अंदर, लेकिन आप लोग यहाँ पर अलग ही इस्लाम लेके बैठे हैं। आपके इस्लाम में हलाला है, शेख रुस्तम साहब जवाब में शेख रुस्तम साहब जवाब पर मैं और जाऊंगा। करते हो, ठीक है, ठीक है। सूर्य मित्तल जी प्लीज 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 जल्दी छोटा कमेंट शेख रुस्तम साहब। ठीक है, सूर्य मित्तल जी, प्रशांत सूर्य जी प्लीज प्लीज जी, और चिंतामणि मालवीय जी जवाब। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मध्य प्रदेश में भी नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि मुसलमान अंतिम संस्कार के लिए शवों को दफनाना बंद कर दे, या फिर ये हमारे सूफी संतों की कब्रों को और मकबरों को लक्ष्य करना चाहते हैं और वैसे ही माहौल बना देना चाहते हैं जैसे कि आज महाराष्ट्र या अन्य देशों में बन रहा है? इस्लाम से चलोगे या तो यही बता दो। सुनिए, वफ्त की जमीनें मुसलमानों के अपने पुरखों ने इसे दान की है, ये सरकार की फ्री की स्कीम का हिस्सा नहीं है। सरकार की
चलिए ठीक है। रेवड़ी कल्चर की योजना का हिस्सा नहीं है, कब्रिस्तानों की जमीन इसे मुसलमानों के पूर्वजों ने खुद दान किया है। अल्लाह के इस्लाम में तो चलिए ठीक है, सूर्या मैथिल जी और मेहमान है, मैं उनके पास आऊंगा आपके पास। संतोष शर्मा जी, ये बताइए आखिर इतिहास में क्यों पीछे पड़े हैं आप? इतिहास से क्या होने जा रहा है? जो है भाई ठीक है, आगे बढ़िए, विकास की बात करिए। संतोष शर्मा जी, संतोष शर्मा जी जी, सबको मेरा जय श्री राम जी। देखिए, हम लोग कहाँ इतिहास के पीछे पड़े हैं जी, उल्टा जो इतिहास है वो हम सनातनियों के पीछे पड़ा हुआ है। ये जितने भी मुगल्स थे, इन्होंने मार मार के इनको मुसलमान बनाया, जो आज के कट्टरपंथी बनकर बैठे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। ये तो सब परिवर्तित हिंदू हैं, इनके मानते क्यों नहीं है कि इनके पूर्वज सभी हिंदू थे? तो ये तो ज्यादा कट्टरपंथ दिखा रहे हैं। और रही बात तो इनकी मजारों की, तो शरीय कानून में तो स्पष्ट लिखा है कि पक्की मजार की आवश्यकता ही नहीं है। इनके अल्लाह ने कहा, और जो इसके खिलाफ जाएगा वो अल्लाह के खिलाफ जाएगा। उसके पश्चात भी ये इस प्रकार के कार्य करने में भिड़े हुए रहते हैं और लैंड जिहाद स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान में लगे हुए रहते हैं। बार बार औरंगजेब जैसे मुगलों, आपको लगता है कि आप वहां रुकिए ना, पुरानी जो मज़ारें या मस्जिदें बनी हैं उनको क्यों छेड़ रहे हैं आप, संतोष शर्मा जी? देखिए, पुरानी मजारे और मस्जिदें है ही नहीं, मजार जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति एक जगह मरता है और उसे वहां दफनाया जाता है। ठीक है, 10 जगह थोड़ी दफनाया जाएगा। इन्होंने तो लैंड जहाज बना रखा है, हर जगह ये मजार बना देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे ख्वाजा की नमाज है, सॉरी ख्वाजा की मजार है, ये हमारे उनकी मजार है। तो एक व्यक्ति तो एक ही जगह दफनाया जाएगा ना, 10 जगह तो नहीं दफनाया जाएगा। लेकिन लैंड जिहाद के तहत ये लोग सारी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और केवल सनातनियों को। शेख रुस्तम साहब, इस पर लैंड जिहाद उन्होंने तिरंगे की मानसिकता के खिलाफ काम किया। ठीक है शेख रुस्तम साहब, देखिए कटारे जी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, इस तरीके के शब्दों के अलावा वीएचपी के पास या इस तरीके के संगठनों के पास और कोई शब्द नहीं है। इनकी डिक्शनरी में इससे ज्यादा शब्दों का अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते हैं। और बात रही पक्की कब्रों से, इसलिए रोका जाता है प्रशांत जी, आपके पास ताकि हमले हैं, ताकि कोई वहां पे जाके इबादत न करने लगे, क्योंकि इबादत कब्र पर जाकर नहीं की जा सकती है, सिर्फ दुआ की जा सकती है। क्रिकेट में यदि भारत ने जीत दर्ज की है तो उसमें इनको आपत्ति है। उसमें मैंने तो कहा है कि हर जामा मस्जिद की जांच होना चाहिए, जहां से इनके पत्थर निकलते हैं, जहां से ठीक है संतोष शर्मा जी, ये ठीक है कि अगर हमला हुआ तो क्या पत्थर कहां से अचानक से आ गए? पहले क्या इकट्ठे किए गए थे, क्या हथियार भी? मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, शेख रुस्तम साहब, संतोष शर्मा जी शांत हो जाएं। वंदना त्रिपाठी जी, आपके बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी, वो कहते हैं औरंगजेब की कब्र खुदने जैसे विषय निरर्थक हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, इसका देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके नेता कह रहे हैं। नमस्कार प्रशांत जी, मैं अभी सारी चर्चा को सुन रही थी और इस चर्चा के अलावा भी जो चर्चाएं चल रही हैं कि औरंगजेब पर इतनी राजनीति, कि औरंगजेब पर इतना विवाद। देखिए, औरंगजेब को कांग्रेस पार्टी ने ही एक अच्छा शासक बताया था और वहीं से सियासत गर्म हुई है। औरंगजेब जैसे दुराचारी, आक्रांता, एक क्रूर व्यक्ति को आप एक लुटेरे को कहेंगे कि वो अच्छा व्यक्ति था, अच्छा शासक था, तो उससे तो फिर राजनीति गरमाएगी और वो राजनीति गरमाते गरमाते आज इस स्थिति तक पहुंच गई है। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से जिस मूवी के कारण ये सारा वाद विवाद हो रहा है, उस मूवी का जो इंटेंशन था वो तो पूरा लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने खास करके उसको हटा ही दिया। उस मूवी का इंटेंशन ये था कि हमें ये बताना है अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को, कि संभाजी भोसले नाम का एक शूरवीर हमारे भारत में उसने जन्म लिया था और किस प्रकार से औरंगजेब को मुंह की खिलाई थी। औरंगजेब, लेकिन वंदना जी, जो सवाल था उससे हट गए आप। सवाल था कि आपके नेता ही नहीं मानते कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट देती है उसके ही वर्जन आपको हमारी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी ने भी एक बात कही है, आपने सुना होगा कि हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते हैं। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम का महिमा मंडन करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे तो हम तो विरोध करेंगे। उसी प्रकार से भार्गव जी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी ये बात कही और मैं भी मानती हूँ कि भारत की राजनीति में ठीक है। संतोष सिंह गौतम जी,
कांग्रेस को क्यों लगता है कि सियासत चमकाने का यह तरीका है? क्यों लगता है आपको कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है? क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए इस पर? जी देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस को इसलिए लगता है क्योंकि गोपाल भार्गव जो 8 बार के विधायक रहे, 9 बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी यही लगता है कि देश की तरक्की से औरंगजेब का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि देश की जब तरक्की की बात आएगी तो औरंगजेब नहीं, विज्ञान से आएगी, बातों से आएगी। तो प्रशांत जी, आप मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 लाइनों में सारी बातों का सार है। पाकिस्तान की मशहूर शायरा फहमीदा रियाज ने हिंदुस्तान की सांप्रदायिकता के विषय में लिखा था, क्योंकि वो जानती थी पाकिस्तान की सांप्रदायिकता से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान कितना पीछे पहुंचा है। उन्होंने लिखा कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छिपे थे भाई, वो मूर्खता, वो धामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, हम 2 कौम नहीं थे भाई, मश्क करो तुम उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न मन में दूजा लाना, बस पीछे ही नजर जमाना, भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिल बन के गुण गाना, आगे गड्ढा है ये मत देखो, लाओ वापस गया जमाना। तो ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, दरअसल जो लोगों की जेब खाली हुई है, पिछले 6 महीनों में जो 80 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूबा है, और एक ही दिन में पिछले महीने 8 लाख करोड़ रुपए डूबा है, जो पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर पा रही सरकार, जो डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति कमजोर है, इन विषयों पर सरकार के लगता है आपको कि इन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, इन मुद्दों से दूर करने की कोशिश है। सूर्या जी जवाब देना चाह रहे थे। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सुंदर लाइनें बोली, लेकिन मुझे अचरज है, देखिए ये संयोग है या प्रयोग है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को अगर लाइनें भी मिली तो वो पाकिस्तान से ही मिली। अगर इनको कोई इंस्पिरेशन भी लेनी थी तो पाकिस्तान से लेनी थी। इनके लिए क्यों होता है, कारण है कि इनको इतना प्रेम उमड़ता है मुगलों से, आखिर क्या बलात्कार करने वाले, लूट करने वाले लुटेरे जो है वो इनकी ये उनके लिए और मध्य प्रदेश को करने के लिए अच्छे से जो है बनाया गया है, जिन्होंने भारत के अंदर अत्याचार किए। सुन लीजिए दादा है सूर्या जी, सुन लीजिए आप सूर्या जी, या ये जो फिरोज संतोष जी सूर्या जी शांत हो जाए। सूर्या मैथिल जी, सूर्या जी प्लीज, सूर्या मैथिल जी बस ठीक है, जवाब ले लीजिए, बहुत बोलिए आपने। संतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक बनकर क्यों है? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये राजनीतिक विश्लेषक बनकर क्यों है? इनको विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के रूप में आना चाहिए। मैं हिंदू हूँ और इस देश के अंदर यदि मुगलों का कोई गिरफ्तारी करेगा तो एक हिंदू हिंदू परिषद और बजरंग दल ठीक है प्लीज शेख रुस्तम साहब, सूर्या मैथिल जी प्लीज ठीक है सूर्या मैथिल जी शांत हो जाएं सूर्या मैथिल जी। शेख रुस्तम साहब ये बताइए ना, आक्रांताओं की अगर कब्रें हैं, आक्रांताओं की कब्रें हम उन्हें अपने गले से लगाकर क्यों बैठे हैं? क्यों लगाएं हम उस इतिहास को अपने साथ? देखिए प्रशांत जी, इस सच्चाई से कोई इंकार नहीं कर सकता कि औरंगजेब भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। हाँ, और उनके कार्यकाल के आधार पे आप या कोई भी आलोचना समालोचना जिसे जैसी भी विवेचना करना हो वो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर कोई निगेटिव परसेप्शन, नकारात्मक धारणा बनी हुई है तो सिर्फ इस आधार पर धारणा बनी हुई है। ये तो इतिहास में दर्ज है, आपने किसके साथ क्या किया, कैसे आपने हिंदू से मुस्लिमों में कन्वर्शन कराया, कैसे लोगों की हत्या की, ये तो जी औरंगजेब जब तक उतार नहीं देता था तब तक वो खाना नहीं खाता था, ये ज्ञान बांट रहे हैं। उसका बदला वर्तमान में भारतीय मुसलमानों से तो नहीं लिया जा सकता ना प्रशांत जी, या औरंगजेब का नाम लेकर मुसलमानों को प्रताड़ित तो नहीं किया जा सकता। दरअसल देखिए, ये प्रोपेगेंडा अब राजनीतिक साधने से आगे बढ़ चुका है और इसकी परिणति नागपुर में हुई है, जो होना नहीं चाहिए था। अगर इस कदर नकारात्मक
इस तरह का प्रोपेगेंडा चलेगा तो फिर ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति देश के सामने हो जाएगी प्रशांत जी। ठीक है वंदना जी, नागपुर की हिंसा को तो जायज नहीं ठहरा सकते ना, जो भी है, पर इस तरह का लेकिन शेख रुस्तम साहब, नागपुर में जो हुआ है, सरकार कुछ और ही कह रही कि भाई हिंदुओं को टारगेट किया गया वहां पर। कोर्ट के आदेश के बाद बाबर का चैप्टर खत्म हो गया। शेख रुस्तम साहब, 2025 में भारतीय जनता आ रहा हूं वंदना जी, आ रहा हूं। औरंगजेब को खलनायक बनाकर प्रस्तुत करना शुरू किया है, तो लेकिन ये बात भी है, खलनायक है और औरंगजेब खलनायक रहेगा। इसे देश के अंदर 40,000 मंदिरों को तोड़ने वाला कोई था तो वो ये मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब था, हिंदुओं का कन्वर्जन कराने वाला औरंगजेब था। और नागपुर के अंदर इन्होंने अपनी छतों के ऊपर पत्थर इकट्ठे किए, पेट्रोल पंप बनाए और हिंदुओं को टारगेट किया। सूर्या मैथिल जी प्लीज सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ये क्या है कि कांग्रेस के लोग रामलला के दर्शन करने नहीं गए। चले अब संतोष शर्मा जी का एक रिएक्शन है इस पर। संतोष शर्मा जी अभी भी शीर्ष नेता हैं, औरंगजेब के दर्शन करने नहीं भेजे। औरंगजेब से मोह नहीं छूट रहा है अभी भी। औरंगजेब तो कांग्रेस के लोगों के लिए राष्ट्रवादी है जी, और रामलला जो है वो राष्ट्रद्रोही हैं जी। इसीलिए तो अभी तक रामलला का इतना भव्य मंदिर निर्माण हुआ और ये लोग कांग्रेस के शीर्ष लोग कोई दर्शन करने रामलला के नहीं गए हैं। केवल चुनाव के वक्त इनको राम की याद आती है, सनातन की याद आती है, क्योंकि उपयोग का ये भी जाता है कि आप लोगों को भी चुनाव के दौरान सरकार बनने के बाद राष्ट्रवादी घोषित करके उनकी कब्रों को, उनकी मजारों को संरक्षित करना हो सके। ठीक है, रहा है। वंदना त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रही थी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। वंदना त्रिपाठी जी। प्रशांत जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जब भगवान राम का महिमा मंडन होता है तो इन लोगों को भगवान राम काल्पनिक लगते हैं, उनके होने का प्रमाण मानते हैं। एक व्यक्ति जो अपने पिता के कहने पर वनवास पे चला जाए, अपने भाई के लिए सिंहासन का त्याग कर दे, रावण से जीतने के बावजूद उसने उस सिंहासन को ग्रहण नहीं किया, मर्यादाओं का पालन किया, उनके होने का ये प्रमाण मांगते हैं। और उस औरंगजेब नाम के दुराचारी, लुटेरे, आक्रांता, क्रूर को ये लोग महानायक बताते हैं, भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा बताते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि औरंगजेब से जुड़ी हर एक चीज को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए उसे। संतोष गौतम जी, भाई गलत जाता है। औरंगजेब को ग्लैमराइज किसने किया? सरकार आपकी रही ना आजादी के बाद, ग्लैमराइज तो आप ही लोगों ने किया। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी औरंगजेब को ग्लैमराइज नहीं किया। एक बात और सुन लीजिए आप बड़े ध्यान से। मैं कहता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से इनके सफलताओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये बाबर को कभी कब्र से निकल जाते हैं, और जब जनता बाबर से बोर हो जाती है तो औरंगजेब के कब्र से निकाल जाते हैं। दरअसल मुद्दा यह है कि महंगाई से हलाकान जनता के सब्र का बांध टूट रहा है, इसलिए कब्र की राजनीति हो रही है। जब सब्र का बांध टूटेगा तो ये कब्र की राजनीति करेंगे। जब जनता 10 सेकंड सूर्या जी, 10 सेकंड। कमलापति, रानी दुर्गापति ऐतिहासिक दे दूं, औरंगजेब ही वो शासक था जिसने अपने 4 भाइयों की गर्दनें काटकर अपने बाप के पास पहुंचवाई थी, और अपने बाप को गर्मी में भी चलिए सूर्या मैथिल जी, संतोष गौतम जी प्लीज, बस ठीक है, माफी चाहूंगा। सूर्या मैथिल जी शांत हो जाएं, चर्चा यही खत्म करेंगे, वक्त इजाजत नहीं देता। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि चर्चा से ज्यादा बेहतर होता कि अब हम इतिहास पे ना जाएं बल्कि भविष्य देखें, विकास कैसे हो सकता है। तमाम जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक, वो खुद इस लाइन को बोल रहे हैं कि भाई इससे विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।